हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक जिसका नाम था कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, जिसमें से एक यूनिट सेल जिसका नाम था सिंपल यूनिट सेल, उसका पैकिंग एफिशिएंसी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल से पहले ही परिचित हैं हम लोग कि वैसा यूनिट सेल जिसके सभी कॉर्नर में एक एक एटम हो और उसके अलावा उस यूनिट सेल के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में एक एटम हो, जैसा कि यहाँ पर एक फिगर के द्वारा दर्शाया गया है। सभी कॉर्नर में एक एक एटम है और उसके बॉडी के सेंटर में यहाँ पर एक एटम है, तो यह है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने से पहले कुछ जनरल टर्म मानते हैं कि लेट माना कि एज लेंथ ऑफ द क्यूब, कि यह जो क्यूबिक यूनिट सेल है इसका सभी एज लेंथ का जो वैल्यू है सपोज की है स्मॉल ए, और इसमें जितने एटम्स हैं सभी का रेडियस को माने स्मॉल आर। अब पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग दो चीज़ों का वैल्यू ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स, कि इसमें जो एटम्स प्रेजेंट है सभी का वॉल्यूम क्या होगा। तो चूंकि एटम्स है स्फेयर की भांति और स्फेयर का वॉल्यूम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, इस वैल्यू को पुट करेंगे। और दूसरा कैलकुलेट करना होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का आकार किस तरह से, क्यूब के भांति, और क्यूब का हम लोग जानते हैं वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब। अब यहाँ पर लेंथ को हम लोग क्या माने, ए, यानी ए का क्यूब हो जाएगा। लेकिन ए का कितना वैल्यू होगा, तो उस ए का वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जब हम लोगों ने सिंपल यूनिट सेल पढ़ा था उसमें भी ए का वैल्यू कैलकुलेट किए थे। चूंकि सिंपल यूनिट सेल में एटम सिर्फ कॉर्नर में थे तो ईजिली से कैलकुलेट हो गया था, लेकिन यहाँ पर एक एटम जो है सो बॉडी के सेंटर में है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इस एटम को भी इंक्लूड करना होता है। तो अगर इस एटम को इंक्लूड करते हैं तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर इस फिगर में ध्यान से देख रहे होंगे तो इस बॉडी सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है इसको जब दो कॉर्नर से मिलाया जाता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाया जाता है तो देखोगे एक ट्रायंगल की भांति बन रहा है जिसका नाम दिया गया है ए बी सी। अपने अनुसार कोई भी नाम दे सकते हो, हम नाम दिए ए बी सी ट्रायंगल। ए बी सी ट्रायंगल बना, और चूंकि प्रत्येक लेंथ के बीच जो है सो 90 डिग्री है तो यह हो जाएगा आपका एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यह लेंथ हो गया परपेंडिकुलर, यह हो गया आपका हाइपोटेनियस, और यह हो गया आपका बेस। और पाइथागोरस फॉर्मूला के अनुसार जानते हैं हम लोग कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में हम लोग को कैलकुलेट क्या करना था, एज लेंथ। एज लेंथ क्या है, बी सी का ए, इसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तब बी सी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमको क्या क्या पता रहेगा, ए बी का वैल्यू पता रहेगा और ए सी का वैल्यू पता रहेगा। अब ए बी का वैल्यू और ए सी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं सो देखते हैं। ए सी का वैल्यू सबसे पहले देखते हैं कि कितना हो जाएगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ए सी का वैल्यू को देखोगे तो कैलकुलेट हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर इस कॉर्नर में जो एटम है उसका सेंटर होगा इस क्यूब का कॉर्नर, और इस कॉर्नर में जो एटम है उसका सेंटर हो जाएगा इस क्यूब का कॉर्नर। यानी कि हमको दूरी कहाँ से कहाँ तक चाहिए, इस एटम के सेंटर से लेकर इस एटम के सेंटर तक के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यही इसका वैल्यू हो जाएगा एसी का। अब एसी में भले ही तीन एटम्स यहाँ पर दिख रहे होंगे दूर दूर, लेकिन ओरिजिनली में यह तीनों एटम आपस में सटा हुआ रहता है कुछ इस तरह से जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। अब पहला आइटम का सेंटर से लेकर तीसरा आइटम का सेंटर के बीच का दूरी चाहिए, और हम लोग जानते हैं कि एटम जो स्फेरिकल है और प्रत्येक एटम का रेडियस को हम लोग क्या माने हैं, स्मॉल आर। तो तीन एटम है तो तीनों एटम का अगर हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकालते हैं तो देखोगे फर्स्ट एटम का रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पहला आर, दूसरा एटम का रेडियस यहाँ से यहाँ तक लेकर सेकेंड आर, और यहाँ से यहाँ तक लेकर थर्ड आर, और तीसरा आइटम का जो रेडियस होगा इस सेंटर से लेकर यहाँ तक। तो कितना बार इसमें रेडियस को ऐड करना पड़ेगा, इस एटम के लिए एक रेडियस, इस एटम के लिए एक, और एक, दो, तीन हो गया रेडियस, और इसके लिए एक, टोटल कितना आर हो गया, 4 आर। तो AC का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए 4 आर।
और BC का वैल्यू हम लोग को पहले से मान चुके हैं कि प्रत्येक क्यूब का एज लेंथ को क्या A। अब क्या कैलकुलेट करना है AB। अब AB कैसे कैलकुलेट करेंगे, AB अब एज लेंथ में तो है नहीं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो जब A और B को मिलाया गया डॉटेड लाइन से तो फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल बना जिसका नाम दिया गया AEB। AEB फिर से बोले थे अभी कुछ देर पहले कि चूंकि एज लेंथ के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री, तो यह त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। और 90 डिग्री है तो इसका सामने वाला हाइपोटेनियस यह हो जाएगा बेस और यह हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। अब AB का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को AE और BE का वैल्यू चाहिए। चूंकि AE और BE जो है सो एज लेंथ है और एज लेंथ को हम लोग वैल्यू कितना माने A, तो AE का भी वैल्यू A पता है हम लोग को और BE का भी वैल्यू क्या पता है A। तो अब AB का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो पाइथागोरस के अनुसार क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो लगाते हैं फॉर्मूला इन ट्रायंगल AEB। देखते हैं इन ट्रायंगल AEB अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला AB इज इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। AB इज इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। अब AE का वैल्यू A जानते हैं और BE का वैल्यू A जानते हैं। फॉर्मूला के अनुसार स्क्वायर है तो A का स्क्वायर हो जाएगा AE में और BE में भी हो जाएगा A का स्क्वायर। A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर 2A का स्क्वायर रूट अंडर है तो वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट हो जाएगा रूट अंडर 2A। स्क्वायर है तो A का स्क्वायर और रूट कट जाएगा A के लिए सिर्फ। तो AB का वैल्यू कैलकुलेट हो गया रूट अंडर 2A। अब AB का वैल्यू तो कैलकुलेट हो गया, हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना है एज लेंथ A का जो इस ट्रायंगल में BC में प्रेजेंट है। फिर से यहाँ पर जो है सो AB और BC के जो लेंथ है उसके बीच में 90 डिग्री बनता है। फिर से यह समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में फिर से पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला इन ट्रायंगल ABC में कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लोग देखते हैं फॉर्मूला में क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या AB का वैल्यू पता है, हम लोग को पता है AB का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना AB का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं रूट अंडर 2A। यहाँ पर पुट कर देंगे AB की वैल्यू रूट अंडर 2A। क्या BC का वैल्यू पता है, तो हाँ पहले से पता है BC का वैल्यू कितना A। तो A यहाँ पर रख दिए तो आपका कैलकुलेट हो गया टोटल AC का वैल्यू A के तरह। तो हो गया रूट अंडर 3A स्क्वायर और रूट अंडर 3A। अब हम लोग A का वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर यह जो AC का वैल्यू था पहले से कैलकुलेट किए हुए थे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का दूरी 4R होता है। और फिर से यहाँ पर AC का वैल्यू A के एज लेंथ की तुलना में आया रूट अंडर 3A। यानी कि AC का वैल्यू पहले से 4R पता है और AC का वैल्यू ट्रायंगल से जब कैलकुलेट किए तो वह वैल्यू आया आपका रूट अंडर 3A। तो दोनों वैल्यू को इक्वेट करने पर दोनों वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर 3A इज इक्वल टू 4R। अब A का वैल्यू कैलकुलेट कर दो तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R बाय रूट अंडर 3 यह हो जाएगा। तो अगर इसमें से रेडियस का वैल्यू निकालते तो क्या हो जाता, तो R इज इक्वल टू हो जाता रूट अंडर 3/4A। अब हम लोग को जो कैलकुलेट करना था, दो चीज़ कैलकुलेट करना था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ एटम्स। तो कैलकुलेट करते हैं एक एक करके। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल क्यूब की तरह था और क्यूब का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला लेंथ का क्यूब और लेंथ को माने हुए हैं स्मॉल ए। और ए का वैल्यू अभी कैलकुलेट किए हुए हैं 4R/√3। तो वैल्यू को पुट करने पर कि 4R/√3 का होल क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 64R³/3√3 इस तरह से। अब जो दूसरा चीज़ कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यह जो यूनिट सेल है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल उसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कितना है। तो वही कैलकुलेट किए हुए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो एटम्स भी लिख सकते हो पर यूनिट सेल, प्रत्येक यूनिट सेल कौन सा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितना पार्टिकल्स या तो एटम्स है। यह कैलकुलेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जानते हैं कि प्रत्येक कॉर्नर में एक एटम यानी 8 कॉर्नर तो 8 एटम और प्रत्येक एटम अपना 1/8वां भाग प्रेजेंट होता करता है
यूनिट सेल में, इसलिए इंटू किया गया 1/8 से कॉर्नर के लिए, तो काटेंगे तो 1 आएगा, और एक एटम था बॉडी के सेंटर में, तो टोटल एटम कितना आ जाएगा 2, यानी कि बीसीसी में जो है सो टोटल 2 एटम है, तो वॉल्यूम कितना एटम का निकालना पड़ेगा 2 एटम का, और एटम किस तरह का शेप का है स्फेरिकल, लगाएंगे स्फेयर का वॉल्यूम, लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, 2 एटम है तो 2, स्फेयर के जैसा था इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट हो गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी और वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स प्रत्येक यूनिट सेल में। अब हम लोग पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या पढ़े थे, इफिशियंसी ऑफ पैकिंग बोलो या तो पैकिंग इफिशियंसी बोलो, फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स या तो एटम्स प्रत्येक यूनिट सेल में बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। अब वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, पुट करने पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर चुके हैं 64 आर क्यूब बाई 303 इंटू 100। इसको कैलकुलेट जब किया गया तो कैलकुलेट करने पर जो है सो वैल्यू हम लोग को प्राप्त हुआ 68%। कैलकुलेट करने पर वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 68%। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बीसीसी का यूनिट सेल है उसमें 2 एटम है और दोनों एटम जो है सो उस बीसीसी के 100% में थे 68% जो है सो कवर किया हुआ है, यानी कि जितना बाकी है, जितना खाली है, जिसको हम लोग वॉइड कहते हैं, तो वॉइड भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 माइनस 68% तो कैलकुलेट हो जाएगा वॉइड्स। तो देखते हैं कि वॉइड का परसेंटेज कितना आएगा, और या तो इफिशियंसी ऑफ पैकिंग को अगर पैकिंग फ्रैक्शन में लिखें तो वैल्यू कितना आएगा, तो अगर इसी को पैकिंग फ्रैक्शन में लिखा जाए तो डेसिमल में लिखते हैं तो 0.68 हो जाएगा, और अगर खाली जगह कैलकुलेट करना हो तो परसेंटेज ऑफ वॉइड्स यानी खाली जगह कितना बचा, तो 100 में से 68% एटम के द्वारा कवर किया हुआ है, दोनों को घटा देंगे कितना आएगा 32%, यही वैल्यू हो जाएगा वॉइड्स खाली जगह इन किस में तो बी सी सी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे तीसरा यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है।